हम मुख्य धारा के मीडिया में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगती है, और फिर जैसे हम आमतौर पर करते हैं, आइए एक कदम पीछे हटते हैं और इसे 30,000 फुट की ऊंचाई से देखने की कोशिश करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि श्रम बाजार 2025 में और नरम होने की संभावनाएं क्या हैं। इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, शीर्षक सीपीआई, फेड, ब्याज दरों आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रवेश करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने अक्टूबर में 12,000 नौकरियां जोड़ी जो तूफानों और बोइंग हड़तालों से प्रभावित हुई। तो सबसे पहले, क्या यह पूरी तरह से मौसम और बोइंग हड़ताल का परिणाम है? शायद, शायद नहीं। मुझे लगता है, और हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम जीरो हेज पर जाएंगे। सच्ची खबर, जरूरी नहीं कि शीर्षक संख्या हो। अक्टूबर के लिए मेरी राय में यह जरूरी नहीं कि 12,000 नौकरियां हों। जब आप इसे मैक्रो और बाजारों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि असली खबर संशोधनों में है, पिछले महीनों के संशोधनों में। क्योंकि इस 12,000 में से कितना इन सभी विसंगतियों के कारण है, मुझे नहीं पता। आप जानते हैं, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं। अब मैं बीएलएस को एक त्वरित सलाम देना चाहता हूं, और मैंने ये ट्विटर पर भी किया, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं केवल बीएलएस पर ही नहीं बल्कि उन सभी सरकारी एजेंसियों पर बहुत सख्त हूं जो हमें आंकड़े देती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे राजनीतिक नेताओं द्वारा काफी प्रभावित होती हैं। अब यह कहते हुए, जो भी राजनीतिक समूह सत्ता में है, अगर रिपब्लिकन सत्ता में होते तो मैं कहूंगा कि वे शायद उनसे प्रभावित होते। तो आप में से अधिकांश मेरे वीडियो देखने से जानते हैं कि मैं राजनीति, केंद्रीय योजनाकारों और राजनेताओं का समान अवसरों का नफरत करने वाला हूं। मुझे लगभग सभी से नफरत है। यह सिर्फ इस बात का मामला है कि मैं उन्हें किस हद तक नफरत करता हूं। और रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, उनमें से बहुत से, वे सभी मेगालोमेनियाक मनोविज्ञानी हैं। वे सभी समाज के तले हुए लोग हैं मेरी दृष्टि में। बस कुछ दूसरों की तुलना में थोड़े कम खराब हैं। वहां शायद कुछ हैं जो मुझे पसंद हैं। बिल्कुल, मैं रॉन पॉल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन ज्यादातर आप इसे समझते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि मुझे लगता है कि बीएलएस शायद डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा आंकड़ों को बनाने के लिए काफी प्रभावित हुआ था। उन्हें क्या होना चाहिए ताकि कमला हैरिस की जीतने की सबसे अधिक संभावना हो? और चाहे ये आंकड़े सही हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। हम देखेंगे कि क्या ये मौसम या किसी और चीज से प्रभावित हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि अगर वे कमला हैरिस को जीतने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए एक संख्या चाहते, तो वह $12,000 नहीं होती। कोई मौका नहीं। तो मैं उन्हें एक त्वरित धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है, मुख्य चर्चा के बिंदुओं में प्रवेश करते हैं। गैर कृषि पैरोल 12,000 से बढ़ा सितंबर से तेज गिरावट के साथ, और डॉव जोन्स के 100,000 के अनुमान से नीचे। तो यहां पर मैं तुरंत बोइंग हड़ताल, मौसम आदि के साथ असामान्यता की कहानी को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यह अनुमान में पहले से ही शामिल होना चाहिए था। यह ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्रियों या डॉव से जो भी ये अनुमान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाजार ने मौसम के बारे में नहीं जाना। ये ऐसा नहीं है कि बाजार ने बोइंग के बारे में नहीं जाना। जब मैं जिम में होता हूं, तो हर सुबह सीएनबीसी पर इसे देखता हूं, बोइंग 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 बोइंग। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इसे शुरू से ही ध्यान में रखा जाना चाहिए था, है ना? और अगर यह 100,000 में शामिल था, तो 12,000 क्या है? तो यह मुझे शुरू में यह विश्वास दिलाता है कि 12 और 100 के बीच का अंतर अधिकतर एक धीमे श्रम बाजार का संकेत है, खासकर जब आप इसे उन संशोधनों के साथ जोड़ते हैं जिन पर हम अभी कुछ ही क्षण में चर्चा करने वाले हैं। बेरोजगारी दर 4.1 पर स्थिर है। अब वास्तव में इसके लिए मैं पूरी तरह से भूल गया। मैं ट्विटर पर जाना चाहता हूं, वीपी, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए कुछ विशेष रूप से रीट्वीट किया था।
जिसे मैं भूलना नहीं चाहता था कि क्योंकि यह आदमी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेड का मुंह पुस्तक है, उसका नाम मुझे लगता है टिम रॉस है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, निक टिम रॉस और जैक फार्ले को भी एक शाउट आउट। वही है जिसने इसे सबसे पहले रीट्वीट किया। लेकिन वह यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। तो हाँ, यह 4.8 पर स्थिर रहा, लेकिन उस संख्या को प्राप्त करने के लिए वे वास्तव में गोल करते हैं। इसलिए यह एक सटीक संख्या नहीं है। इसे देखिए। बेरोजगारी दर गोल किए गए आधार पर स्थिर थी, लेकिन यह वास्तव में 4.05 से 4.14 के बीच 1 दशमलव से बढ़ गई। तो आप देखिए, अगर ये 5 पर है तो वे 4.1 को ऊपर की ओर गोल करेंगे, और मैंने शुरू में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। और अगर यह 4.14 पर है तो वे इसे 4.1 पर गोल कर देंगे। भले ही टिम के बिंदु के अनुसार वहां लगभग 10 आधार अंक की वृद्धि है, तो बस इसे ध्यान में रखें। मैंने यह ट्वीट भी नहीं देखा। बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर है, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर नहीं है। स्पष्ट करें, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से एक निम्न स्तर है। लेकिन यह पिछले वर्ष में 0.5 से ऊपर है। तो मैं अनुमान लगा रहा हूं, आप जानते हैं, अगर वह इसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यकीन है कि वह सटीकता से काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह शायद फेड को एक और 25 आधार अंक कटौती के लिए तर्क बनाने में भी मदद कर रहा है, क्योंकि याद रखें, वे चुनाव के कुछ दिन बाद ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए कि बेरोजगारी दर वास्तव में काफी बढ़ गई है, चलो मुख्य चर्चा बिंदुओं के साथ आगे बढ़ते हैं। बीएलएस ने बोइंग हड़ताल का उल्लेख किया। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की। संशोधन पिछले आंकड़ों को कम करते हैं। ओ, यहाँ हम जाते हैं। संशोधनों ने अगस्त और सितंबर के लिए पहले रिपोर्ट किए गए नौकरी सृजन के कुल को 1,12,000 से कम कर दिया। देखिए, मेरे लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि यही बड़ी खबर है। यह असली बड़ी खबर है। और मुझे लगता है कि अब जब मैं इसे जोर से सोच रहा हूं, तो मेरे लिए यह आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाएगा कि 12 और 100 के बीच का अंतर वास्तव में एक धीमा श्रम बाजार है, जिसका अर्थ है कि उस डिग्री द्वारा नीचे की ओर संशोधन केवल उस परिकल्पना को मजबूत करते हैं। तो अब चलिए, माफ कीजिए, जीरो हेज पे चलते हैं। और वे हमेशा हर चीज पर महंगाई का दृष्टिकोण रखने वाले हैं, जैसे कि सीएनएन हमेशा एंटी ट्रंप दृष्टिकोण रखेगा। लेकिन ओह, यह पूरी तरह से था। मैं यहाँ भटकना नहीं चाहता। सीएनएन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कह रहा था वह पूरी तरह से हास्यास्पद था। लेकिन खैर, चलिए, माफ कीजिए, नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जोश, शायद हम आज एक और वीडियो बनाएंगे, जैसे कि मुख्यधारा मीडिया का ट्रंप के चेनी के बारे में बात करने की कवरेज पर। ठीक है, तो गैर खेत पैरोल कल रात यह दिखा सकता है। ठीक है, वे इस बारे में बात कर रहे थे कि यह नकारात्मक प्रिंट दिखा सकता है। यह नकारात्मक नहीं था, लेकिन 12% पर बहुत करीब था। और जो मैंने पहले पढ़ा, और मुझे लगता है कि वे यहाँ यह इंगित कर रहे हैं, वह यह है कि निजी पैरोल वास्तव में नकारात्मक थे। और मुझे विश्वास है कि यह 2020 के बाद से पहला मौका है जब हमने नकारात्मक निजी पैरोल संख्या देखी है। यही कारण है कि मैंने इसे शीर्षक में रखा। लेकिन चलिए इसे यहाँ अधिक विस्तार से देखते हैं। तो हमारे पास यह सिर्फ स्थापना संख्या है। ठीक है, समझ गया। वे अपेक्षाओं के आधार पर 3 सिग्मा मिस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपको यह मान लेना चाहिए कि मौसम और बोइंग और सब कुछ के बारे में सभी चीजें उन अपेक्षाओं में शामिल थीं, ये जो 1 लाख पर थीं। हाँ, यही। पर हमें निजी महीने दर महीने परिवर्तन मिलता है। ऐसा
देखने के लिए हमें 2020 में वापस जाना होगा। यही मैं शीर्षक में संदर्भित कर रहा था। अगर आप इस पर विचार करें तो मुझे नहीं पता कि दिसंबर में यह इतना नकारात्मक क्यों है। यह अजीब है। लेकिन अगर आप निजी क्षेत्र के लिए महीने दर महीने नकारात्मक होने के बारे में सोचते हैं, पैरोल मेरे लिए यह एक और, चलिए इसे कहते हैं, चेतावनी संकेत है। आइए देखते हैं जीरो हेज क्या कह रहा है। लेकिन रुको, और भी है, क्योंकि जबकि कुल पैरोल संख्या बस थोड़ी सकारात्मक थी, यदि 40,000 सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो निजी पैरोल वास्तव में 28,000 की कमी के साथ नकारात्मक था, जो पिछले महीने के संशोधन से पहले 223 था और दिसंबर 2020 के बाद का पहला नकारात्मक आंकड़ा है। दूसरे शब्दों में, जब वास्तविक गैर पैरासाइट सरकारी नौकरियों की बात आती है तो हम सही थे। मैं संशोधनों में जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं यहां हर जगह कूद रहा हूं। चलो ध्यान केंद्रित करते हैं। चलो शुरू करते हैं। वास्तव में यही वह बात है जिसे मैं इस जीरो हेज लेख के साथ उजागर करना चाहता था, और मैं ब्लॉग पोस्ट से सीधे पढ़ने जा रहा हूं। और निश्चित रूप से, जैसा कि बाइडेन प्रशासन के पूरे कार्यकाल के दौरान होता आया है, वे वहां गलत नहीं हैं। पिछले महीनों में आंकड़ों को तेजी से नीचे की ओर संशोधित किया गया। एक बार फिर अगस्त में 30,000 नौकरियों से संशोधन किया गया। 21,000 से 149 घटकर 28, और सितंबर को 244 से घटाकर 223 कर दिया गया, जो 21 की कमी है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके पास कई संशोधन होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में पहले से ही मैं काफी निश्चित हूं कि वे 3 संशोधन करते हैं, या वे पहले मुख्य आंकड़े को करते हैं और फिर उसके बाद 2 संशोधन करते हैं। तो यह सिर्फ पहला संशोधन है। हमें संभवतः एक और संशोधन मिलेगा, और कौन जानता है, वे इसे और भी कम कर सकते हैं। वह क्या था? 100 और 100 से अधिक हजार। ठीक है, ये वही पुरानी बात है। तो वे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो मौसम के कारण काम पर नहीं हैं। इस चार्ट को देखें तो मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आप जानते हैं, यह उस महीने के समान है। शायद वह जनवरी, या ऐसा ही है, जनवरी फरवरी 2024 का। मेरे लिए यह वास्तव में दिलचस्प होगा कि उस महीने में वापस जाकर देखें कि मुख्य आंकड़ा क्या था, वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ें और वे इस आंकड़े के बारे में क्या कह रहे थे और मौसम ने इसे कैसे प्रभावित किया। और फिर संशोधनों को देखने के लिए आगे बढ़ें ताकि यह जान सकें कि 12 और 100 के बीच का डेल्टा अनियमितताओं के कारण है या धीमी श्रम बाजार के कारण। यहां वे निक टिमोरोज की बात कर रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि बेरोजगारी दर वास्तव में लगभग 0.8% बढ़ गई, जबकि इसे स्थिर बताया गया क्योंकि सितंबर 4.05 और अक्टूबर था। ये 4.14 भी नहीं था, ये 4.45 था। ठीक है, और यह छंटनी में वृद्धि और पुनः प्रवेश के कारण बढ़ा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि साउथ बे रिसर्च ने नोट किया है, बेरोजगारी की औसत अवधि 22.6 सप्ताह से बढ़कर 22.9 सप्ताह हो गई। वेतन वृद्धि अपेक्षा से थोड़ी अधिक आई। औसत प्रति घंटा कमाई 0.4% बढ़कर 0.3% की अपेक्षा से अधिक हो गई, और यह नीचे की ओर संशोधित आंकड़ों से भी ऊपर है।
आप जानते हैं कि क्या मजेदार होगा अगर मैं किसी तरह एआई को अपने वीडियो पर वापस जाने के लिए कह सकूं। चलिए कहते हैं पिछले 12 महीनों में, और उन वीडियो को निकाल सकूं जहां मैं गैर खेत वेतन या वास्तव में किसी भी सरकारी डेटा के बारे में बात कर रहा हूं, और देख सकूं कि मैं कितनी बार नीचे कहता हूं। संशोधित या नीचे की संशोधन या इसका कोई भिन्न रूप। मुझे लगता है कि हर बार उस संख्या को देखना वास्तव में बहुत मजेदार होगा। यह सिर्फ संख्या है, और पिछले महीने नीचे की ओर संशोधित संख्या यह है, लेकिन फिर हमारे पास नीचे की ओर संशोधन है संख्या। अरे, मेरा मतलब है मैंने वीडियो की शुरुआत श्रम सांख्यिकी ब्यूरो को एक तरह से सम्मान देते हुए की, लेकिन अब मैं उनकी आलोचना करने के अपने सामान्य रुख पर वापस जाने वाला हूं। दोस्तों, भले ही आप राजनीतिक न हो, अगर आपने पिछले 2 वर्षों में इतनी सारी गलतियां की हैं, तो अपने मॉडल को बदलने का समय आ गया है। मेरा मतलब है, एक पल के लिए इस पर सोचिए। चलिए मान लेते हैं कि आप निर्माण में हैं। जैसे जब मैं हाई स्कूल में था, मेरे पास जो नौकरियां थीं, उनमें से एक थी, मैं एक निर्माण स्थल पर श्रमिक था जहां हम घरों का ढांचा तैयार करते थे। तो आप लकड़ी काट रहे होते हैं, आप जानते हैं 2x4 और इसी तरह की चीजें हमेशा। अब जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो उन्होंने मुझे यह करना सिखाया। आप जानते हैं, आप 2 बार मापते हैं और फिर अपने चाकू का उपयोग करते हैं। एक चीज है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वह स्क्वायर है। मुझे लगता है कि आप इसे अपने टूल बेल्ट पर जोड़ते हैं, और आप में से जो निर्माण में हैं वे जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन यह मूल रूप से यहाँ एक अग्रणी किनारा होता है, और आप इसे 2x4 के निचले हिस्से पर रखते हैं और यह इसके ऊपर जाता है, इसलिए यह आपको एक सीधा किनारा देता है। तो आप 2 बार मापते हैं, अपना निशान बनाते हैं, स्क्वायर वहां रखते हैं और फिर एक सीधी रेखा खींचते हैं, और फिर आप उस सीधी रेखा पर काटते हैं, और इसी तरह आप बोर्ड को उस लंबाई में प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने ऐसा किया और 2 साल तक बोर्ड काटे, और हर बार जब मैंने 2x4 काटा वह गलत था, उसकी लंबाई गलत थी। और सिर्फ गलत लंबाई नहीं, यह हमेशा बहुत लंबा था। हर एक बार यह बहुत लंबा था। एक निश्चित बिंदु पर जब हम 2 साल के निशान तक पहुंचने से बहुत पहले होंगे, शायद 2 दिन के निशान के बाद, मैं कहूंगा, यह अजीब है। मैंने अब तक 20 पट्टियां काटी हैं और हर एक बहुत लंबी है। मेरे पास 2 विकल्प हैं। शायद मैं वही करता रहूं जो मैं कर रहा हूं और उम्मीद करता रहूं कि कुछ रहस्यमय तरीके से पागलपन की परिभाषा बदल जाए, या मैं इस संभावना के बारे में सोच सकता हूं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और इसलिए मुझे अपनी प्रक्रिया को समायोजित करना चाहिए। शायद मेरा उपकरण, शायद स्क्वायर सही नहीं है, शायद मैं आरा ब्लेड को सही तरीके से संरेखित नहीं कर रहा हूं। मुझे यह 1 या 2 दिन में समझ में आ जाएगा। वे 2 सालों से हर दिन लगातार बोर्ड काट रहे हैं, और वे हर बार लंबे होते हैं, वे नहीं बदले हैं। यह पागलपन की परिभाषा है। तो यह रहा आज के लिए बीएलएस पर मेरी शिकायत। नौकरियों के विवरण में जाते हुए, स्वास्थ्य सेवा में 52,000 नौकरियां जोड़ी गईं। सरकार ने अपनी अपवर्ड ट्रेंड जारी रखी। हमें यह देखना पसंद है। अतिरिक्त 40,000 नौकरियों में 43,000 के औसत मासिक लाभ के समान हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ज्यादा भड़कने नहीं जाना चाहता, लेकिन हम सरकार के लिए इन सभी कर्मचारियों को क्यों नियुक्त कर रहे हैं? बस इस पर एक पल के लिए सोचिए। यदि आप समग्र वृद्धि को देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के बारे में,
चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप सोचते हैं कि हमारे पास जो सरकारी आकार है वह उचित है। अब स्पष्ट रूप से मैं उस समूह में फिट नहीं होता और शायद आप में से कोई भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें संघीय सरकार के आकार को 90% तक कम करना चाहिए। मैं रॉन पॉल और पीटर शिफ के साथ हूं और अधिकांश लोग जो लिबर्टेरियन स्कूल में हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप बस यही चाहते थे। आपने कहा, आप जानते हैं, हमारे पास सरकार का एक अच्छा आकार है, चलिए इसे वैसे ही बनाए रखते हैं। क्योंकि मेरा मतलब है, हम नहीं चाहते कि हम इतनी चरम सीमा तक जाएं कि हम कम्युनिस्ट रूस की तरह बन जाएं, जहां सरकार आर्थिक उत्पादन का अधिक से अधिक हिस्सा ले लेती है। लेकिन प्रतिशत के आधार पर मैं जानना चाहूंगा कि 43,000 प्रति माह का प्रतिशत परिवर्तन क्या है ना? जैसे क्या यह सरकार के आकार को 0.5% बढ़ा रहा है प्रति माह? मुझे नहीं पता। 1%। मैं यह देखना चाहूंगा कि वह संख्या क्या है और फिर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की समग्र जनसंख्या की वृद्धि के साथ तुलना करना चाहूंगा। और मैं इस पर बहुत सारा पैसा लगाने के लिए तैयार हूं कि सरकारी या सरकारी नौकरियों का आकार निश्चित रूप से निजी क्षेत्र की नौकरियों की तुलना में प्रतिशत के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि समग्र जनसंख्या की तुलना में भी। तो भले ही आप सोचें, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें अधिक सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की संख्या संभवतः, यह मेरी परिकल्पना है, समग्र जनसंख्या की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए सरकारी क्षेत्र का आकार निजी क्षेत्र की तुलना में पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यदि आप कम से कम यह स्वीकार कर सकते हैं कि सरकार संसाधनों का गलत आवंटन करती है और गलत निवेश उत्पन्न करती है। यहां पर वापस आते हैं। पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत रोजगार और अस्थायी सहायता में 29,000 की कमी आई। ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 12 महीनों में नौकरी वृद्धि का एक बड़ा कारण अस्थायी नौकरियां थीं और अब हम देखना शुरू कर रहे हैं कि वे अस्थायी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। मेरा मतलब है, सच में आपके पास जो कुछ बचा है वह स्वास्थ्य देखभाल और सरकार है। और आप जानते हैं सरकारी नौकरियों का क्या परिणाम होता है? यह आर्थिक दक्षता में कमी है। कम से कम कहने के लिए, विनिर्माण 40,000 से नीचे, निर्माण थोड़ा बदला हुआ 8,000। और यह वास्तव में अजीब है, क्योंकि आप देखते हैं कि आवास निर्माण में गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी निर्माण नौकरियां अपने उच्चतम स्तर पर जा रही हैं। मुझे नहीं पता, शायद ये सरकार है जो पुल बना रही है और ग्रीन न्यू डील या कुछ ऐसा ही, या महंगाई कमी अधिनियम, जो भी वे अब इसे कह रहे हैं। शायद इसका बहुत कुछ इससे संबंधित है। तो अगर यह सच है, तो मैं तर्क करूंगा कि ये निर्माण नौकरियां वास्तव में सरकारी नौकरियों की श्रेणी में आनी चाहिए। आपदा का निर्माण करना, यह एक कमतर आकलन है। अरे, इस चार्ट को देखो, मेरी गुडनेस, यह सर्वेजा बीमारी के बाद का सबसे खराब है। और मुझे पता है कि इस संदर्भ में आज का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वास्तव में बहुत खराब था। वास्तव में, चलो मार्केट वॉच पर चलते हैं, उस कैलेंडर को देखते हैं। मुझे यह एक उपयोगी उपकरण के रूप में बहुत पसंद है, जिसे हम हाल ही में यहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो आज चलिए शुक्रवार की बात करते हैं। तो हमारे पास विनिर्माण पीएमआई है। ओह, ये थोड़ा सा ऊंचा था, माफ कीजिए। ओह, आईएसएम विनिर्माण, यही मैं संदर्भित कर रहा था, माफ कीजिए। आईएसएम विनिर्माण अनुमान 47.6, वास्तविक 46.5।
और आपको यह बताने के लिए कि यह कैसे काम करता है। 50 का मतलब स्थिर है, इसलिए 50 से ऊपर कुछ भी विस्तार है, 50 से नीचे कुछ भी संकुचन है। तो जब आप अमेरिकी विनिर्माण से संबंधित नौकरियों की भयानक तस्वीर को देखते हैं, तो यह बहुत समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़ीरो हेज़ आवास निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाँ, मेरा अनुमान है कि यह मूल रूप से निर्माण वास्तव में आवास नहीं है। यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा संसाधनों का गलत आवंटन और गलत निवेश बनाने के बारे में है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सरकार कुछ भी बना रही है। तो यहाँ मुख्य निष्कर्ष दोस्तों, मुझे लगता है कि यह सभी संशोधनों के बारे में है और यह मुझे परिकल्पना की ओर ले जाएगा। और फिर यहाँ कोई निश्चितताएं नहीं हैं, केवल संभावनाएं हैं, लेकिन यह मुझे 12 और 100 के बीच के अंतर के मूल मामले की ओर ले जाता है, जो अधिकतर श्रम बाजार के नरम होने के कारण है। इसके अलावा आपके पास 100 पर अपेक्षाएं हैं, जो पहले से ही अत्यंत कम थीं। मौसम की विसंगतियों और बोइंग हड़ताल आदि में बेकिंग। फिर मैं सोचता हूँ दूसरी बात, हमें विनिर्माण पर ध्यान देना होगा। यह देखना होगा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों के साथ क्या हो रहा है और फिर इसे सरकारी नौकरियों के साथ तुलना करनी होगी। और यह हमें श्रम बाजार के संदर्भ में वास्तव में क्या हो रहा है, इसके पीछे की स्थिति को और बेहतर समझने में मदद करता है। और अंत में मैं ध्यान देता हूँ कि बेरोजगारी दर लगभग 1% बढ़कर 4.5 से 4.14 हो गई है जब आप गोलाई तंत्र को हटा देते हैं। दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। आप स्वतंत्रता, आजादी और पूंजीवाद के लिए खड़े हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।